नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि ये एग्जिट पोल के नतीजे ऐसे क्यों हो गए। और उसके बाद एग्जिट पोल में जैसे ही पीएम मोदी के लिए 400 सीटें दी गई है, उसके बाद ये लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। ये सामान्य संकेत नहीं है, ये संकेत है अगले 5 साल के लिए, ये संकेत है भारत को बदनाम करने के लिए, ये संकेत है लोकतंत्र के खतरे की घंटी बजाने का, ये संकेत है अंतरराष्ट्रीय साजिश का, जिसमें पीएम मोदी और हिंदुस्तान दोनों को ऐसे बदनाम करने की कोशिश की जाएगी जिसके बाद विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सके, विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के जुडिशियरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सके और यह अराजकता का माहौल पैदा हो। क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं। अब तक सारे बड़े नेता, जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के नेता शामिल हैं, तकरीबन 12 बड़े ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने मीटिंग के दौरान ऐसी बातें कही है और यह प्लान बनाया है कि देखो 4 जून का परिणाम जो मोदी के पक्ष में आने वाला है, उसके बाद की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। अब पिछले 10 साल से जैसे विपक्ष काम कर रहा था वैसे हम नहीं करेंगे और उसकी शुरुआत जो है वो 4 जून से ही होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले जयराम रमेश को आगे बढ़ाया गया। जयराम रमेश ने जो बातें बोली है वो छोटी मोटी बात नहीं है। भले ही ईसी ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन अब इसके बाद और बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि जयराम रमेश ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया। आरोप भी छोटा मोटा नहीं कहा जा सकता, आरोप इतना गंभीर है कि जो आरोप से ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है और वामपंथी सपोर्टेड मीडिया जो पूरी दुनिया भर के हैं ये आरोप लगाने लगे कि क्या भारत में लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष है। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया चुनाव आयोग को। जयराम रमेश ने क्या कहा, 150 डीएम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की और यह बात की आगे की प्लानिंग के लिए, यह बात की वोटिंग से पहले। तो इसका मतलब है कि ये ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए गए हैं वो उस नतीजों में तब्दील होने से पहले एक पृष्ठभूमि तैयार करने वाली है। यह जयराम रमेश का आरोप है कि डीएम के साथ अगर गृह मंत्री की बातचीत हो रही है तो यह गंभीर संकेत दे रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। अब जबकि कांग्रेस जैसी पार्टी के एक बड़े नेता जो पूरा मीडिया सेल संभाल रहा है, कम्युनिकेशन सेल संभाल रहा है, अगर वो बिना तथ्य बिना आंकड़े का इस तरह का आरोप लगाता है तो विदेशी मीडिया तो इसे आड़ो हाथों लेगी। और फिर चुनाव के नतीजे से पहले इस बात की चर्चा होने लगी, जिसके कारण चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को नोटिस भेजा और कहा कि आपके पास कौन से सबूत हैं, किस आधार पर आपने आरोप लगाया है, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट की बात जैसे चल ही रही थी और उसके बाद आईबी ने भी रिपोर्ट देनी शुरू कर दी कि जो तैयारी इन लोगों की है, जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग स्ट्रांग रूम से, अलग अलग वोट काउंटिंग जो होगा उन जगहों से, काउंटिंग स्टेशन से, इस खतरनाक संकेत का एक और बड़ा उदाहरण दिख रहा है। क्योंकि इन लोगों ने अपने पोलिंग एजेंट से क्या कहा है, पोलिंग एजेंट से कहा है कि वहां पर ईवीएम को देखते रहो। और चुनाव आयोग में क्या रिपोर्ट किया कि देखिए स्ट्रांग रूम के अंदर, ईवीएम के अंदर जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल को बिल्कुल सीसीटीवी की निगरानी में रखना चाहिए, वीवीपैट से मिलान होना जरूरी है। और चूंकि नतीजे मोदी के पक्ष में आने वाले हैं तो ये लोग काउंटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए क्या कर रहा है, हर बूथ पर जो इनके एजेंट होंगे, यानी कि काउंटिंग स्टेशन पर हर बूथ का जो एजेंट शामिल होगा वो
बार बार आरोप लगाएगा, आरोप वीवीपैट से मिलान की बात करेगा। 17C की बात किया है इन लोगों ने कि जो पोलिंग एजेंट को वोटिंग के समय पूरी रिपोर्ट दी गई कि कितना वोट पोल हुआ है किस बूथ के ऊपर, वो अपने साथ रखना और उसमें किसी तरीके से ऑब्जेक्शन लाने की कोशिश करना, ताकि हम ये साबित कर सकें कि देखिए काउंटिंग के समय हेर फेर की गई है। भले ही ये इनकी चालाकी यहां पर काम नहीं आएगी, लेकिन इनके अपने संतुष्टि के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर आरोप, एक गंभीर साजिश साबित करने के लिए यह काम आएगा कि हर जगह पर जो काउंटिंग हो रहे थे वहां हमारे लोगों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिस पर संज्ञान नहीं लिया गया। क्योंकि यही आरोप तो चुनाव से पहले भी ये लोग लगा रहा था कि हमने चुनाव आयोग के पास इतने कंप्लेन किए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक पक्षीय सुनवाई, एक पक्षीय एक्शन लिए जा रहे थे, जबकि चुनाव आयोग का आंकड़ा देखिए, 5-5 नोटिस जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भेजे गए हैं, जबकि से केवल 4 नोटिस भेजे गए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। ये 5 नोटिस और 4 नोटिस के बीच का गैप को देखिए। कम से कम ये तो हुआ कि चुनाव आयोग के पास जो कंप्लेन जायज गए, उन कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की गई, भारतीय जनता पार्टी को नोटिस भेजे गए और उसमें पीएम मोदी के कुछ जो भाषण थे जिस पर कंप्लेन किया गया था, उसके लिए भी शो कॉज नोटिस भेजा गया था, जिस पर जेपी नड्डा ने जवाब भी दिया और कहा कि हिंदू मुसलमान ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी ने तो वही बात बताई जो पहले से कांग्रेस करती आई है। इसलिए इसको ऐसा तथ्य आधारित ही माना जाए, तथ्य विहीन नहीं है। जबकि तथ्य विहीन आरोप तो राहुल गांधी जैसे लोग लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान बदल देंगे। ये क्या उनके सपने में आया है कि संविधान बदलने की कवायद चल रही है, इसीलिए 400 सीटें चाहिए? इनको सपने में आया है कि हम लोग रिजर्वेशन खत्म करने वाले हैं, कहीं हम लोगों ने मैनिफेस्टो में लिखा है? ये बिना तथ्य के, बिना सबूत के आरोप जो लगाए गए हैं वो गलत है। हमने जो बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, वो तो सारे पुराने तथ्यों के आधार पर है। चाहे मनमोहन सिंह की बात हो, कांग्रेस की बात हो, राहुल गांधी का वीडियो फुटेज हो, ये सारे में कहा गया है कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और अलग अलग स्टेट में जो विपक्षी पार्टियों की जहां सरकार है वहां मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। हाई कोर्ट का भी फैसला आया पश्चिम बंगाल को लेकर। तो इसलिए चुनाव आयोग ने तो अपनी निष्पक्षता दिखा दी, लेकिन ये जो मैसेज देना चाहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वही मैसेज ये दे रहा है कि देखिए हिंदुस्तान में चुनाव सही तरीके से नहीं होते। इसलिए आरोप क्या लगाता है कि पीएम मोदी पुतिन की तरह हैं, तानाशाह बन चुके हैं। अब वही नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश ये पूरी दुनिया में कर रहा है, जैसा राहुल गांधी पहले भी कह चुके थे। जब ये ब्रिटेन में थे, जब ये अमेरिका में थे, उस समय इन लोगों ने बार बार ये बात कही कि देखिए हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है और डेमोक्रेसी के डिफेंडर कंट्रीज यानी कि यूरोप के देश और अमेरिका, ये सब मिलकर हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करें कि आप डेमोक्रेसी को सही दिशा में चलाएं। अब डेमोक्रेसी को सही दिशा में चलाने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि इन विपक्षी पार्टी के नेताओं के करप्शन पर कोई कार्रवाई न की जाए, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ न भेजा जाए, ये यही चाहते थे। लेकिन अभी जो अलग अलग तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया, यानी कि काउंटिंग को डिस्टर्ब करो, वहां पर इतने कंप्लेंट डालो और फिर काउंटिंग जहां पर हो रही है उससे 1-8 किलोमीटर के दायरे के बाहर जब वो रिपोर्ट आए, सामने आए, बातचीत हो, तो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करो, ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज जो हो उसमें ये कहा जाए कि ये जो काउंटिंग हुई है ईवीएम में छेड़छाड़ से हुई है, पीएम मोदी को लोगों ने समर्थन नहीं दिया। देखो सड़कों पर कितना हंगामा हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर ये जो चुनाव का परिणाम आ रहा है तो पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जो सारे के सारे इनके कैंडिडेट थे, उन सब लोगों से मीटिंग में बात की गई है। वर्चुअल मीटिंग राहुल गांधी ने लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया और
यहां तक कि जहां इनकी सरकार है, तेलंगाना की बात करें और कर्नाटक की बात करें, तो इन दोनों जगहों पर इन्होंने सीएम से बात की और कहा कि आपके आईबी रिपोर्ट क्या बता रहा है। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे आईबी रिपोर्ट में तो कम से कम 12 से 15 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, और यह सिद्धारमैया के साथ जो खड़गे की बातचीत है, ये सारे वहां पर भी हंगामा करने के लिए है कि पहले से तय कर लो कि हमने तो पहले मान लिया था 12 से 15 सीटें मिलेगी, 2 से 3 सीटें अगर मिली तो फिर वहां पर विरोध प्रदर्शन हंगामा शुरू कर दो, और उसके बाद जो दंगे फसाद होंगे उससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की और पीएम मोदी की छवि खराब होगी। ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इसीलिए 12 नेताओं की लिस्ट बनाई गई है। एक दो नहीं, 12 ऐसे कॉन्स्पिरेटर नेता हैं जिसमें जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे नाम हैं, और जिसमें ये लीगल बैटल के लिए तैयारी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नाम है। एक जो केजरीवाल जेल के अंदर है, इसने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उसका भी नाम है। और अखिलेश यादव जैसे लोग जो अभी से ही हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एजेंट को बता रहे हैं कि अंदर जाके हंगामा करो, विरोध करो, कंप्लेन करो, और बाहर में इनके कार्यकर्ता हुड़दंगई करें। इन सब का नाम है तेजस्वी यादव ने जो बिहार में प्लान बना रखा है। यानी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना हुआ है और जो आगे कोशिश कर रहा है कि कैसे मोदी को बदनाम करे, हिंदुस्तान को बदनाम करे, इन सब को तिहाड़ भेजना पड़ेगा। वरना इस देश में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, वो ये तैयार करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अराजक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलवादियों के साथ मिले हैं, ये अर्बन नक्सल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हंगामा खड़ा करो ताकि ऐसी अव्यवस्था हो जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम ले जाकर लीगल बैटल लड़ेंगे, वहां पर याचिकाएं दायर करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना पड़े कि नहीं, विपक्ष का दबाव है, हंगामा चल रहा है, तो सुनवाई तो होगी, टिप्पणियां होगी, और फिर उसके बाद किसी तरीके से आगे जो सरकार काम करने वाली है उसको रोको। क्योंकि पीएम मोदी ने जो संकेत दिया कि आगे तो हिंदुत्व की बात होगी। हमने 10 साल में बहुत देख लिया कि किन लोगों को, किन वर्गों को समान समान करके, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करके इन लोगों ने हमें अनटचेबल बना दिया है। तो हम इन लोगों के लिए ज्यादा कितना सोचते रहे। आगे तो बात चुनावों में हिंदुत्व की होती रहेगी, और संकेत चुनाव के अंतिम दिन भी दिया और संकेत चुनाव के बीच में भी दिया है। इसलिए इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी अलग दिशा में चल रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इसे रोकने के लिए सरकार को अब तत्पर होना पड़ेगा। हालांकि कुछ इनपुट मिले हैं और कुछ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई है, लेकिन फिर भी ये जो डेमोक्रेसी के नाम पर दबाव है उसे अब मुक्त करना होगा, नहीं तो ये देश को जला कर रख देगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।